मेरा नाम श्वेता है। मैं आज आप सब लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मेरे पिता मेरा जन्म होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद हमारे घर में परेशानी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पिता ही थे। मेरी माँ के ससुराल वालों में से भी कोई नहीं था। माँ का कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो अपने मायके चली गई थी। मेरी माँ के माता पिता भी काफ़ी साल पहले गुजर चुके थे। बस उनके भैया भाभी ही उनका आखिरी सहारा है, इसलिए वो अपने भैया भाभी के घर मुझे लेकर चली गई थी। मैं और मेरी माँ हर तरह से उन दोनों के ही सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे मामा तो पूरी तरह से अपनी पत्नी के गुलाम बने हुए थे और पूरी तरह से अपनी पत्नी के बस में थे। मामी दिन को रात कहती तो मामा के लिए रात हो जाती, और रात को दिन कहती तो मामा के लिए दिन हो जाता। मामा पूरी तरह से अपनी पत्नी की ही सुनते थे। मैंने जब से होश संभाला था तब से ही अपनी माँ को घर के सारे काम करते हुए देखा था। सारा दिन मेरी माँ मामा मामी और उनके बच्चों की ही सेवा करने में लगी रहती थी, और रात को थक हार कर आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिला करती थी। टीबी से खांस खांस कर मेरी माँ के फेफड़ों का बुरा हाल हो गया था। सारा दिन और सारी रात कामकाज कर करके मेरी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। उनका ना तो कोई इलाज हो रहा था और ना ही उनको कोई दवा मिल रही थी। वो रात को मेहनत करके मेरे लिए कुछ न कुछ पैसे जोड़ती रहा करती थी। मामी सिर्फ मेरी माँ पर ही जुल्म नहीं किया करती थी, बल्कि मुझ पर भी बहुत जुल्म किया करती थी। मामा को तो अपनी पत्नी के आगे अपनी बहन और भांजी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी। मामा को अपनी पत्नी से इतना ज्यादा डर लगता था कि वो अपनी पत्नी का हर हुक्म अपनी सराखों पर रखते थे। आखिरकार मेरी माँ उनकी सगी बहन थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी सगी बहन के लिए अपने घर में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। मामी हमें अपने घर पर बोझ समझती थी, क्योंकि हम उनके घर में उनके सर पर पड़े हुए थे। मेरी माँ कपड़े सी कर पैसे जोड़ रही थी ताकि जल्द से जल्द वो मुझे इस घर से लेकर चली जाए, लेकिन हमारा तो बुरा टाइम चल रहा था, इसलिए हमें अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ को वक्त ने इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो अपने लिए या मेरे लिए कुछ कर पाती। एक दिन खांसते खांसते मेरी माँ अपनी आंखों में अच्छे दिनों की ख्वाहिशें लेकर मुझे मामा मामी के सर पर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। मामी जैसी जालिम औरत को मेरी माँ के मरने का भी कोई अफसोस नहीं हुआ था, और मामा, जबकि मेरी माँ उनकी सगी बहन थी, उन्होंने भी कोई खास अफसोस नहीं किया था, बल्कि वो दोनों तो बहुत ज्यादा सुकूनदेह हो गए थे, क्योंकि उनके सर से बोझ जो उतर गया था। आस पड़ोस के लोगों ने ही मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया था। एक मेरी मामी ने मुझे घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था। पहले तो मामी को मेरी माँ के रूप में सारा दिन काम करने वाली नौकरानी मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो मुझे भी किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया करती थी। लेकिन अब तो मेरी माँ भी चली गई थी, इसलिए मुझे वो अपने घर में क्यों रखती। जब मेरी मामी ने मुझे घर से निकाला था तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी, और मैं नहीं जानती थी कि कौन मेरे साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। आस पड़ोस के लोगों ने मेरी मामी को बहुत समझाया था, लेकिन मामी ने कह दिया था कि जिसको ज्यादा हमदर्दी है वो इसे अपने साथ लेकर जा सकता है। मामा के दिल में तो मेरे लिए थोड़ा बहुत रहम आ भी रहा था, लेकिन मामी ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अगर इस घर में अपनी भांजी को दोबारा वापस लाने के बारे में सोचा भी तो खुद भी उसके साथ साथ घर से बाहर निकल जाना। इसी तरह से मामा ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। मेरे घर से थोड़ी दूर जाकर एक घर था। जिन लोगों के पास कोई औलाद नहीं थी, उन्हें हमारे घर के हालात के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए थे। उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी। उनके पास अपना एक सगा बेटा था। वो काफी सुलझे, समझदार और पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने मुझे अपने घर पर कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और मैं उसी घर में पली बड़ी, और देखते ही देखते मैं 22 साल की हो गई थी। मैंने 12वीं तक तो अपनी पढ़ाई कर ली थी, लेकिन अब उस घर का सहारा भी मेरे लिए खत्म होने वाला था। 6 महीने पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी, जिनके घर पर मैं रहा करती थी। शुरू के दिनों में तो उनकी बहू बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसको घर में अपने पति के अलावा कोई भी पसंद नहीं था। सास ससुर को तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन मेरे साथ तो वो ना जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाल रही थी। उठते बैठते चलते फिरते उसने मेरे इंसल्ट करना अपना दिन भर का रूटीन बना लिया था।
शुरू शुरू में तो वो दोनों पति पत्नी जिन्होंने मुझे पाला था मेरी साइड लेकर अपने बेटे की बहू को डांट दिया करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही थी कि वो अपनी बहू का मुकाबला कर पाते। फिर भी उन्होंने एक फैसला किया। इससे पहले उनकी बहू सब कुछ अपने नाम कर ले, उससे पहले ही वो मुझे किसी मजबूत हाथों के हवाले कर देना चाहते थे जो मेरा ख्याल रख सके। उन दोनों पति पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन उनकी बहू उनकी अच्छाई देखते हुए भी कभी उनकी बेटी ना बन सकी। हालात को देखते हुए उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, लेकिन कब तक वो मेरी जिम्मेदारी उठा सकते थे। मामा मामी ने तो मुझे घर से निकालने के बाद एक बार भी मेरी तरफ पलटकर कभी नहीं देखा था। ये तो इन लोगों का एहसान था मुझ पर, जो इन लोगों ने बिना किसी लालच के सिर्फ इंसानियत के नाते मुझे अपने घर में इतने सालों तक सहारा दिया था। न सिर्फ मेरी अच्छी परवरिश की थी, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे पढ़ा लिखाकर किसी काबिल बना दिया था। उन्होंने मुझे अपने फैसले के बारे में बता दिया था। मैं बिना कुछ कहे सुने ही मान गई थी। वो लोग चाहते थे कि वो किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता तय करने के बाद मेरी शादी कर दें और जिस तरह से मेरा घर बस जाए। फिर जल्द से जल्द उन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं दुल्हन बनकर अपने नए घर और नए कमरे में थी। शादी के बाद मेरे दिल में नए नए तरह के ख्याल भी आ रहे थे और खुशी भी बहुत थी कि अब मेरी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पति का एक छोटा भाई था जिसने पहले किसी लड़की से लव मैरिज कर ली थी और वो उस लड़की को भगाकर ले गया था। और जब से मेरे देवर ने इस तरह से लड़की को भगाने के बाद शादी की थी, मेरे पति के मोहल्ले में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इसी वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। सास ससुर भी आगे पीछे ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब मेरा पति इस घर में अकेला ही रहता था। मैं तो सिर्फ यही सोचती थी कि इस अकेले घर में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी निकली और इस बात का अंदाजा मुझे बहुत जल्द ही हो गया था जब मेरा पति पहली रात ही कमरे के अंदर आया और आते ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। आधी रात के टाइम मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, क्योंकि मेरा पति शादी की पहली रात ही शराब पीकर आया था। न जाने मेरी किस्मत ने मुझसे किस बात का बदला लिया था। शायद मेरी जिंदगी में कोई सुख लिखा हुआ ही नहीं था। उस दिन मेरा पति मुझे मारने के बाद न जाने कहां पर चला गया। काफी रात हो गई थी। मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। सच बात तो ये थी कि मेरे पति की आदत शक करने वाली थी और उसको मेरा खूबसूरत होना पसंद नहीं आया था। वो गलत संगतों में पड़ा हुआ था। जिनकी पत्नियां खूबसूरत होती हैं वो लोग तो खुश होते हैं, लेकिन मेरा पति मेरी खूबसूरती को अपने लिए मुसीबत समझ रहा था। पहली रात से ही मैंने खामोश रहना सीख लिया था। मेरा पति बहुत ज्यादा शक करने वाला आदमी था। वो ऐसे आदमियों में से था जो अपनी पत्नियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करते थे। मैं समझी थी कि शायद वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था उसका व्यवहार इसी तरह से और ज्यादा बिगड़ता चला गया। वो मुझे किसी के सामने नहीं आने देता था। हर टाइम मुझे अजीब अजीब सी नजरों से घूरता रहता था। जितना टाइम वो घर पर होता था मुझे अपनी नजरों से अलग ही नहीं होने देता था और जैसे ही घर से बाहर जाता था दरवाजे को बाहर से लॉक करके जाता था। और अगर घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो मुझे कमरे से ही नहीं निकलने देता था। जितनी देर घर में मेहमान रहते कमरे का दरवाजा लॉक करके ही रखता था। अगर कभी मैं उसका अच्छा मूड देखकर उसके लिए तैयार होती तो वो एकदम से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन खतरनाक कर लिया करता था और मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू कर देता था। फिर बाद में मुझसे माफ़ी भी मांग लिया करता था। मैंने पूरे 1 साल तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। मैंने कभी पलटकर अपने पति को कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसकी इतनी मारपीट के बावजूद भी मैं उसके सिर्फ एक बार माफ़ी मांगने पर उसकी सारी बातों को भुलाकर उसे माफ़ कर दिया करती थी, मगर वो हर बार फिर से ऐसे ही करता था। अब मैं उसकी हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे खूबसूरत होने में मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैं 1 साल से उसके हर जुल्म को बर्दाश्त करती आ रही थी कि शायद वो अब सुधर जाए और हमारी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने लगे। मगर ऐसा नामुमकिन सा लग रहा था। उसकी जुल्म तो मुझ पर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उसके जुल्मों की तरफ देखते हुए मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं उससे तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं अब उसके इन जुल्मों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। उसे मुझे मारने के बाद मेरी चोटों पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता था। वो मुझे जानवरों की तरह पीटा करता था और उस घर में मुझे उससे बचाने वाला भी कोई नहीं था।
मैंने सोचा कि उसे तलाक लेने के बाद मैं किसी नौकरी की तलाश कर लूंगी, जो नौकरी भी मेरे काबिल होगी वही काम मैं कर लूंगी और किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार लूंगी। लेकिन मुझे ये मारपीट वाली जिंदगी अब बिल्कुल भी जीना गवारा नहीं है। मैं उस आदमी के साथ अब और नहीं रहना चाहती थी और उसके जुल्म को बर्दाश्त करने की मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची थी। एक दिन मैंने ऐसे ही अपने पति से तलाक लेने के बारे में कह दिया, जिस पर कुछ देर तक तो वो मुझे देखता रहा और फिर चुपचाप घर से बाहर चला गया। मुझे भी उसके चुप रहने पर तसल्ली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आसानी से तलाक दे देगा। मगर आज रात जब मैं सो रही थी तो अचानक मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मेरा पति मेरे मुंह पर तकिया रखकर मुझे मारने की कोशिश में लगा हुआ था। वो मुझे जान से मार चुका होता। मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और ग्लास को महसूस करते हुए पकड़कर उसके सर पर दे मारा और अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल कहाँ है। मेरी जान तो बच गई थी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैं अपने घर से निकली तो बिना इधर उधर देखे बस भागते ही चली जा रही थी। मुझे अपना कोई होश नहीं था, ना ही मेरे पास दुपट्टा था और ना ही मेरे पैरों में चप्पल थी। मैं नंगे पैर ही रात के उस टाइम सड़क पर भाग रही थी। भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और वापस आगे बढ़ी तो किसी का सर मेरे सर से टकरा गया और मैं अपना माथा सहलाने लगी। यही हाल सामने वाले का भी था। मैंने जब नजर उठाकर देखा तो मेरे सामने 35 साल की औरत खड़ी हुई थी। मैंने घबराए हुए अंदाज से उस औरत से माफी मांगी और वहां से आगे बढ़ने लगी। तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने ना समझी समझते हुए उसकी तरफ मुड़कर देखा तो बस वहीं पर मेरा 1 मिनट के लिए रुकना मेरे लिए मुसीबत बन गया था। मेरी जान तो पहले ही मुसीबत में आई हुई थी, जिसको बचाकर मैं घर से भागी थी। ऐसे में अगर यहाँ रुकने पर मेरा पति मेरे सर पर पहुंच जाता तो फिर क्या होता। पता नहीं मैं सांस भी ले पाती या नहीं। मैं रोती हुई आंखों से पीछे की तरफ देखने लगी जहां से मैं भागकर आई थी। तभी उस औरत ने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा और मेरी तरफ देखते हुए वो मुझसे पूछने लगी कि तुम किससे भाग रही हो? इस टाइम तुम्हारा सड़क पर भागने का क्या मकसद है? वो औरत जिस अंदाज में मुझसे पूछ रही थी, मैं उसकी बातें सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई थी। वो औरत मेरे लिए फिक्रमंद लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरे लिए ऐसी ही फिक्रमंद होती। मैं उस औरत के पैरों में गिर पड़ी और उससे कहने लगी कि वो मुझे एक रात के लिए पनाह दे दे और कल से मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। उस औरत को मेरी बातों से अंदाजा लग गया था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तभी तो इस तरह मैं सड़कों पर भटक रही हूँ। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई थी, जिसको मैं समझ नहीं पाई थी। अगर उस टाइम में उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को समझ जाती तो मैं जान सकती थी कि आखिर उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं कभी भी उस औरत के साथ जाने की गलती न करती। मगर उस टाइम तो मुझे उससे मदद की जरूरत थी। वो औरत मुझे अपने साथ लेकर एक बड़ी सी कार में बैठाकर लेकर चली गई थी और कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुक गई। वो औरत मुझे अपने साथ मेरा हाथ पकड़कर बंगले के अंदर ले गई थी। बंगले के अंदर जाने के बाद मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं बंगले को चारों तरफ से देख रही थी और मैं समझ गई थी कि आखिर ये कोई घर नहीं बल्कि एक कोठा है। मैं डर गई थी और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उल्टे पैरों वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस औरत ने मेरे इरादे को समझते हुए किसी को इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने मुझे अपनी तरफ आते देखा और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले जाकर एक कमरे में फेंक दिया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी और कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। मैं बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने जब सर उठाकर सामने देखा तो मेरी ही जितनी उम्र की लड़की कमरे में बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी, जबकि मैं अपनी किस्मत पर बुरी तरह से रो रही थी। जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगा बैठी थी। सड़क पर जो औरत मुझे मिली थी और वो मुझे पनाह देने के लिए जिस बंगले में लाई थी, उस बंगले को कोठा कहते थे और एक इज्जतदार इंसान के साथ कोठे नाम का शब्द उसके नाम के साथ जुड़ना ही उसकी मौत होता है और फिर वहां जाकर रहना। मगर मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई थी। अब मैं अपनी जिंदगी और किस्मत पर बहुत ज्यादा पछता रही थी। न जाने अब मेरी किस्मत मेरे साथ और क्या क्या खेल खेलने वाली थी। बेड पर जो लड़की बैठी थी उसका नाम कंगना था। वो फौरन से उठकर मेरे पास आई
और मुझे सहारा देकर उठाने लगी और उसने मुझे एक तरफ को बैठा दिया और वो मुझे पानी का गिलास देने लगी, जिसे मैं गटागट पी गई क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने ऐसा महसूस किया कि ये लड़की कंगना यहाँ पर बहुत सुकून से बैठी हुई थी, बल्कि यहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा था। तभी कंगना ने मुझसे मेरे बारे में पूछा और इसी तरह से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। मैंने उसे अपनी जिंदगी में हुए सारे हादसों के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर कंगना को बेहद अफसोस हो रहा था। किस तरह से मैं मासूम सी लड़की इस गंदी सी जगह पर पहुंच गई थी। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि न जाने मेरी जिंदगी मेरे साथ और कितना बुरा सलूक करने वाली थी। यहाँ पर किसी टाइम का कोई भरोसा नहीं था। क्या पता कौन यहाँ पर आकर किस टाइम अंदर दाखिल हो जाए और कब मेरी इज्जत को तार तार कर दे। ना जाने मेरी किस्मत मुझसे कौन सा इम्तिहान लेने वाली थी। मैं कंगना के सामने बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मेरी कहानी सुनकर कंगना भी रोने लगी थी। कंगना ने मुझे बताया कि वो भी इसी तरह से इस कोठे पर आई थी। कंगना ने बताया कि उसकी शादी किसी पागल आदमी के साथ हुई थी। उसका पति पागल था, इसलिए वो उससे तलाक लेकर घर से निकल आई थी, जहां पर उसके देवर ने उसे कोठे पर बेच दिया था। तभी से लेकर अब तक वो इस कोठे पर ही थी। शुरू में तो उसने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा हंगामा किया था, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी इज्जत नहीं बचा पाई थी। वो पिछले 4 साल से इसी कोठे पर रह रही थी। कोठे पर नशा करने के अलावा जो कुछ होता है उसके बारे में सबको सही तरह से पता था। कंगना एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। कॉलेज में कंगना को एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का भी कंगना को बहुत पसंद करने लगा था और यही हाल कंगना का भी था। उस लड़के के लिए कंगना ने अपने बचपन से तय हुआ रिश्ता खत्म कर दिया था और घर वालों के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी कर ली थी। शादी के बाद शुरू में तो हालात बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन फिर कंगना के पति का पागलपन उसके सामने आ गया। कंगना ने अपने पति से कहा कि तुम पागल हो, इस बारे में मुझे पहले नहीं पता था। और कंगना का देवर अपने पागल भाई का फायदा उठाते हुए अपनी भाभी को कोठे पर बेच आया था। कंगना मौका मिलते ही यहाँ से भाग गई थी और वापस अपने घर भी चली गई थी, लेकिन उसके फैमिली वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मजबूरन अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कंगना को वापस इसी दलदल में आना पड़ गया था। वो लाड प्यार से पाली गई लड़की कोठे पर कई लोगों की हवस का शिकार हुई थी। आखिर उसने यहाँ की मालकिन, जिसका नाम चंदाबाई था, उसके पैरों में गिरकर उससे भीख मांगी थी कि उसके साथ ये सब ना किया जाए। चंदाबाई को जाने उसकी कौन सी बात पसंद आ गई थी। उसके बाद उन्होंने वहां पर कंगना को सिर्फ वहां के लोगों के सामने नाचने के लिए ही रखा था। कंगना वहां की बेहतरीन डांसर थी और अब तो चंदाबाई उस पर पूरी तरह से भरोसा भी करने लगी थी। तभी तो मुझे भी यहाँ पर कंगना के हवाले ही कर दिया गया था, ताकि वो मुझे अच्छी तरह से तैयार करके महफिल में पहुंचा दे। उसका इरादा मेरी बोली लगाने का था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे मुझसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बार बार इधर से उधर चक्कर काट रही थी। कंगना बहुत देर तक बैठी हुई मुझे देखती रही थी और फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सोचने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। बेवजह इतने चक्कर लगाने से सिर्फ तुम्हारी टांगों में ही दर्द हो सकता है। मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं करती तो क्या करती, कैसे भागती, यहाँ से मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। कंगना ने भी तो यहाँ से भागने की कोशिश की थी और वो भागने में कामयाब भी हो गई थी, और उसे तो यहाँ पर रहते हुए भी 4 साल हो गए थे। इसीलिए उसे अच्छी तरह से यहाँ के हर रास्ते के बारे में पता होगा। मैं फौरन ही कंगना के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि एक वही थी जो मुझे यहाँ से निकाल सकती थी। मैं उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। बदले में जो वो मुझसे कहेगी मैं वही करूँगी। काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद कंगना मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। बदले में जो उसकी शर्त थी वो भी मैंने मान ली थी। रात के 4 बजे जब शोर शराबा खत्म हो गया था और सब शराब के नशे में धुत हुए इधर उधर गिरे पड़े थे, तब कंगना मुझे लिए हुए कमरे से बाहर निकली और दबे पांव एक तरफ को चलने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। बत्तियां सारी बंद थी और ये भी उसी का ही काम था। उसने सारी लाइट्स बुझा दी थी। वो मुझे अपने साथ लेकर चलती चली जा रही थी और एक जगह पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अंदाज से ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। ये कोठे की पीछे साइड की तरफ का दरवाज़ा था। कंगना मेरे गले लगी और मुझसे कहने लगी कि अब तुम जा सकती हो। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगी तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में एक लेटर थमा दिया
और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें अपना वादा ज़रूर पूरा करना है, मेरे वादे को भूल न जाना। मैं इंतज़ार करूँगी, ये मेरी अमानत है जो तुम्हें हर हाल में ये लेटर पहुँचाना है। मैंने कंगना को तसल्ली दी और कहा कि मैं हर हाल में तुम्हारा ये काम करूँगी, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी। ये कहते हुए ही मैं कंगना को बाय कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि न जाने अब उसके साथ क्या होने वाला था। मैं वहाँ से भाग गई और मुझे भागते हुए काफ़ी देर हो गई थी। सुबह के 6:30 बज गए थे और रोशनी चारों तरफ फैलना शुरू हो गई थी। मैं चलते चलते ना जाने कहाँ आ गई थी। मैं बहुत थक गई थी और मेरा गला सूख रहा था। मुझे अब बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा तो जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि ये भिखारियों के रहने की जगह है। इस टाइम जहाँ मैं पहुँच गई थी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह थी। मैंने कंगना के दिए हुए लेटर को अपने पास संभाल कर रख लिया था। फिर सामने की तरफ बनी हुई झोपड़ी की तरफ चलने लगी। दरवाजे के आगे पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बचाया। वो दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था और उस पर पर्दा भी पड़ा हुआ था। मेरे दूसरी बार के बजाने पर ही वो दरवाज़ा खुल गया। सामने से एक 20 साल की लड़की बाहर निकली थी, जो देखने में बहुत गंदी सी लग रही थी। वो मुझे घूर कर देखने लगी। तभी मैंने उसके घर के अंदर जाने की परमिशन मांगी और उससे पानी मांगा। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया, फिर मेरे अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर दिया। झोपड़ी छोटी सी थी। लोग इसे अपनी भाषा में झुग्गी कहते हैं, जो मिट्टी, गारे और घास फूस से बनी होती है। मैंने झोपड़ी के अंदर देखा कि बहुत ज़्यादा सफाई थी, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत गंदी लग रही थी। ज़मीन पर ही एक साइड में बिस्तर लगा हुआ था। एक तरफ छोटा सा चूल्हा और मिट्टी के ही कुछ बर्तन रखे हुए थे। मेरे बैठते ही उसने मुझे पानी लाकर दिया और पानी पीने के बाद मुझे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अफसोस करने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तुम जब तक चाहो यहाँ पर आराम से रह सकती हो। मैं उसकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं नहाने जा रही हूँ। झुग्गी के अंदर ही छोटी सी साइड में पर्दा बना हुआ था और वो वहाँ पर बैठकर नहा रही थी। मैं उसके नहाकर आने का इंतज़ार करने लगी। फिर ना जाने कब मेरी आँख लग गई। मैं रात भर की जागी हुई थी और मेरे दिमाग में भी टेंशन थी, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था। मैं बहुत गहरी और सुकून की नींद में सो रही थी। जब मैंने आँख खोली तो दोपहर हो गई थी। मैंने झोपड़ी में चारों तरफ देखा, वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं था। चूल्हे की एक साइड पर कुछ ढका हुआ रखा था। तभी वो लड़की भी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मैं उसको देखती रह गई थी। नहा धोकर साफ सुथरी होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसी नहीं लग रही थी जैसा मैंने उसको यहाँ आने पर देखा था। उसने मुझसे भी फ्रेश होने को कहा। मेरे फ्रेश होने के बाद उसने मेरे लिए खाना लगाया। खाने का पहला निवाला लेते ही मैंने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी थी। उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट था। वो एक भिखारन थी और आसपास के घरों में खाना बनाती थी। पहले वो सुबह सुबह सवेरे भीख मांगने जाती थी और उसके बाद वो दोपहर का और शाम का लोगों के घरों में खाना बनाने जाती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना गुजर बसर करती थी। उसने अपना नाम मनीषा बताया था। वो भी मेरी तरह बेसहारा और अनाथ थी। उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने पैसे के लालच में आकर उसकी शादी बड़े घर में कर दी थी। सौतेले पिता की बातों में आकर उसने अपने पति को इतना परेशान किया कि वो मनीषा को तलाक देने पर मजबूर हो गया था। सौतेले पिता के ही कहने पर वो हर वो काम करती जो उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका सौतेला पिता भी यही चाहता था कि उसका पति जल्द से जल्द उसे तलाक दे दे, क्योंकि वो लोगों के सामने अपनी बेटी का तमाशा बनाकर और उसके पति को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटना चाहता था। वो जानता था कि उसका पति अगर उसको मारे तो उसके शरीर पर चोटों के निशान आ जाए और जब उसको तलाक दे दे तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर और लोगों के सामने लड़के वालों की बेइज्जती करके उनसे पैसे वसूल ले। उसका सौतेला पिता हर टाइम उसे नए नए तरीके बताता रहता और वो बेचारी अपने पिता के गलत इरादों से अनजान थी। इसी तरह से उसके पिता ने गैर मर्दों के साथ भी उसका मिलना मिलाना शुरू कर दिया। जब ये चीज़ उसे गलत लगी तो उसने अपने पिता से कहा कि ये सब करना बहुत गलत है। उसके पिता ने कहा कि अगर ऐसे तुम्हारा पति तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ मिलता हुआ देखेगा तो उसे तुम्हारे साथ अपनी मोहब्बत का एहसास होगा। वो ना समझ अपने सौतेला पिता की बातों में आकर फंस गई और शादी के 4 महीने बाद ही उसके पति ने उसे तंग आकर तलाक दे दी और मौके पर ही उसके पिता ने उन लोगों से पैसे की डिमांड कर दी। उसके बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया।
जब अपने सौतेले पिता के घर पहुंची तो उसका सौतेला पिता उसे देखकर बहुत खुश हुआ था, जैसे वो कोई बहुत अच्छा काम करके आई हो। सौतेले पिता पैसों के लालच में आकर मनीषा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा था और जब उसके हाथ में पैसे आ गए तो उसने कुछ दिनों के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसके सौतेले पिता ने उसका जेवर और उसके साथ लाए हुए पैसे छीन लिए। जब मनीषा ने इस बात का हंगामा किया तो उसके सौतेले पिता ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तब से ही वो भिखारियों की बस्ती में आ गई थी और भिखारन बनकर रह रही थी। शुरू शुरू में उसने भीख मांगकर अपना गुजारा किया, फिर उसे इस बस्ती के लोग मिल गए और वो यहाँ पर इस बस्ती में आ गई और वो यहाँ पर ही खाना बनाती थी, क्योंकि जिस घर का वो खाना बनाती थी वो अमीर लोग थे और जबकि मनीषा खाना अच्छा और टेस्टी बनाती थी, इसलिए उन्होंने मनीषा को खाना बनाने के लिए अपने घर में नौकरी पर रखा हुआ था। वो दोपहर का और रात का खाना बनाने के लिए टाइम से उनके घर पर चली जाती थी और अपने हिस्से का खाना लेकर वहां से आ जाती थी, जिससे वो उसे थोड़े पैसे भी दे देते थे और खाना भी दे दिया करते थे। मनीषा ने हालात का मुकाबला करना सीख लिया था, लेकिन इस सब के लिए उसे बहुत मुसीबतों और तकलीफों का सामना करना पड़ा था। अगर मैं होती तो मुझसे ये सब बर्दाश्त न होता और जाने कब की मर चुकी होती। मनीषा और कंगना की जिंदगियों से मुझे ये सीख मिली थी कि अकेली औरत का गुजारा करना बेहद मुश्किल है, जहाँ जगह जगह पर हवस के शिकारी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मौका मिले और वो हमारी इज्जत को तार तार कर दें। मैंने फैसला कर लिया था कि कंगना से किया हुआ वादा मैं पूरा करते ही अपने पति के पास वापस चली जाऊंगी। वो जैसा भी था, जो भी था, मगर वहाँ मेरी इज्जत को कोई खतरा नहीं था। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि पति के घर में मेरी इज्जत महफूज थी। खैर, शाम के टाइम पर मैंने मनीषा से अपने साथ चलने के लिए कहा। मनीषा ने जब अपने तकिए के नीचे से पैसे निकाले, मेरी नज़र मनीषा के तकिए के नीचे चली गई, जहाँ पर एक फ़ोटो रखी हुई थी। फ़ोटो देखते ही मैं चौंक गई थी। मैंने फ़ौरन ही मनीषा से उस फ़ोटो के बारे में पूछा तो जो कुछ मनीषा ने मुझे बताया, उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और रोती हुई वहाँ से निकल गई थी। मनीषा भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। रात के लगभग 11:30 बजे पुलिस फोर्स ने कोठे पर छापा मार दिया था, जहां पर ब्यूटी पार्लर के नाम पर चंदाबाई और उसके सारे ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। ब्यूटी पार्लर की आड़ में यहां पर गलत काम किया जा रहा था। मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई कंगना का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। कुछ देर के बाद पुलिस ने एक लाश निकाली थी जो किसी लड़की की थी। मैं कपकपाते हुए कदमों के साथ उस लाश के पास गई और जैसे ही मैंने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो ये देखते ही मेरी चीख निकल गई थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कंगना की ही थी, जिसको मेरे भगाने के बाद चंदाबाई ने बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया था। मनीषा हक्का बक्का खड़ी रहकर कंगना की तरफ देख रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये मेरे पति की पहली पत्नी थी, जो पहले मेरे पति को छोड़कर भाग गई थी। मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा था कि सारे राज आज ही खुलने रह गए थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। कंगना का मनीषा की सौतन होने का मतलब मैं ठीक तरह से समझ गई थी। कंगना की डेड बॉडी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। मैं मनीषा को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली गई थी। घर पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मेरा पति मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफिया मांगने लगा था। तभी पीछे से उसका भाई भी आ गया, जिसको मैंने आज तक सिर्फ फोटो में ही देखा था। मैंने अपने पति को मनीषा के सामने कर दिया। मनीषा, जो पहले ही शॉक थी, मेरे पति को देखकर फौरन ही होश में आ गई और वो मेरे पति से माफी मांगने लगी थी। मनीषा के तकिए के नीचे जो फोटो निकली थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही पति की थी और मेरा पति मुझसे शादी करने से पहले मनीषा का पति रह चुका था और मनीषा से शादी करने से पहले वो कंगना का पति रह चुका था। मैंने अपने पति को कंगना के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया था। हम चारों लोगों की जिंदगी अब एक ही मकाम पर थी, जिसमें से कोई भी किसी का कसूरवार नहीं था। मनीषा का कसूरवार उसका सौतेला पिता था और कंगना का कसूरवार मेरे पति के पीछे मेरी नज़रों के सामने खड़ा हुआ मेरा देवर था, जिसने कंगना और उसके पति के बीच फूट डलवा दी थी। मेरा पति पागल नहीं था। उसके कान भरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई था, जो अपने भाई का घर नहीं बसने देना चाहता था। मेरे टाइम पर भी उसने मेरे पति का बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। इसलिए मेरा पति मुझ पर सख्ती करता था, ताकि अगर मेरे पति ने मुझे लगाम न डाली तो मैं भी उनकी पहली पत्नियों की तरह यहाँ से भाग जाऊंगी।
मैंने कंगना का दिया हुआ लेटर निकाला और अपने पति के हवाले कर दिया। वो एक लेटर था। जैसा जैसा मेरा पति वो लेटर पढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ता चला जा रहा था। मेरे पति ने अचानक पीछे मुड़कर अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया और उसको बुरी तरह से पीटने लगा, जिससे उसका भाई जमीन पर गिर गया। कंगना के लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे पति का भाई चंदा बाई का राइट हैंड था, जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को धोखे से अपने साथ ले जाकर कोठे पर बेच दिया करता था। न जाने उसने अब तक कितनी मासूम जिंदगी तबाह कर दी थी। मेरे पति ने फौरन पुलिस को फोन करके अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया था और फिर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगा था। मैंने अपने पति को माफ कर दिया था, क्योंकि इस सब में मेरे पति का कोई कसूर नहीं था। उसके भाई ने ही हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि वो मुझ पर यकीन नहीं कर पाया। मनीषा चुपके से वहां से वापस अपनी बस्ती की तरफ चली गई थी, जबकि मैं और मेरा पति, हम दोनों ने कंगना की लाश पुलिस से किसी तरह से ले ली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब हम दोनों पति पत्नी आपस में खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा की जिंदगी हमें ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने और मेरे पति ने फैसला किया कि हम मनीषा को अपने साथ ही इस घर में रख लें। अब हम अपने परिवार में खुश हैं और मनीषा भी हमारे साथ ही इस घर में रहती है। मनीषा ने अपनी उस झोपड़ी को छोड़ दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम सोनिया है। मेरी जिंदगी मामूली लड़कियों से बहुत अलग थी। यह शायद मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी। जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब मेरी जिंदगी बहुत आसान थी, मगर उनके मरने के बाद तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रह गई थी। मेरे पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब मैं अपनी शादीशुदा मासी के घर पर रहती थी। मेरे पिता के रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे और उनके यहाँ जाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मेरे पिता मर गए तो माँ ने मेरी परवरिश की थी। वो पढ़ी लिखी थी और टीचर की नौकरी किया करती थी। मेरी नानी नहीं थी और ना ही मेरी माँ का कोई भाई था। नानी के मरने के बाद माँ ने मासी को अपने घर रख लिया था। मेरी माँ स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और घर में भी बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह पालेंगी। मासी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर उनकी शादी माँ ने एक अमीर परिवार में करवा दी। मासी तो अपने घर में खुश रहने लगी, लेकिन जब मेरी माँ मर गई तो मैं अनाथ हो गई। सब लोगों को पता था कि इस शहर में एक मेरी मासी से ही मेरी रिश्तेदारी है। मैं उस समय 13 साल की थी, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी मेरी मासी को दे दी और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मासी के घर आ गई थी। अब मैं यहाँ मासी के घर में रहती थी। मैंने नोटिस किया था कि जब से मैं मासी के घर में आई थी, वो मेरे आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पति तो मुझे काफ़ी कुछ बुरा भला कह रहे थे। मेरी मासी बदल गई थी, क्योंकि उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, इसलिए अब उन्हें मैं गरीब लगती थी और बोझ भी। और फिर उनकी सास भी मुझे ताने दिया करती थी। मैं मासी के घर का सारा काम करती थी, उनके ताने सुनती थी, मगर फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। और वो दिन भी आ गया जब उन्होंने मुझे कई साल तक झेला और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुल्म किया। मौसा जी हमेशा उनसे कहते रहते थे कि अपनी भांजे को यहाँ से भेज दो, हम उसे कभी अपने साथ नहीं रखना चाहते। लेकिन फिर मासी ये सोचकर सब्र कर लिया करती थी कि इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैंने भी इसे छोड़ दिया तो लोग मुझे बुराई देंगे। मगर अब मासी को लगता था कि उन्हें अपने पति की बात मानकर मुझे इस घर से निकाल देना चाहिए। मासी ने मुझे पकड़कर ज़मीन पर धकेल दिया और मेरे बाल खींच लिए और कहने लगी कि यहाँ से चली जा। तेरी वजह से कई सालों से मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने रोते हुए मासी से कहा कि मासी, एक दिन आप भी तो अकेली थी, आपकी ही बहन ने आपको सहारा दिया था। अब मेरा भी तो वही समय आ गया कि आपको अपनी भांजी पर ख्याल नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैंने तुम पर बहुत ख्याल कर लिया, और कितना ख्याल करूं? अरे मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ, मायके में नहीं रहती, जो तुम्हें एडजस्ट कर लेती। आज बहुत हो गया, तू यहाँ से चली जा। मुझे अपनी मासी पर बहुत भरोसा था। मुझे लगता था कि वो अपने पति और सास के कहने में ना आकर मुझे खुद से अलग नहीं करेंगी,
क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं उन पर गर्व करती थी, लेकिन आज मुझे अपनी मासी अजनबी लग रही थी। उन्होंने कहा कि निकल जा मेरे घर से और कभी यहाँ लौटकर मत आना। देख तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिनके माता पिता नहीं होते उनका कोई भी नहीं होता। तेरे माता पिता जा चुके हैं। तेरी माँ ने मुझ पर एहसान किया था, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुझ पर और एहसान नहीं कर सकती। मेरे रोने चिल्लाने पर मासी ने मुझे ज़बरदस्ती धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए थे, मेरी मजाक बनाने लगे थे, क्योंकि ये दूसरा मोहल्ला था। सब लोग कह रहे थे कि तुम्हें इसकी शादी कर देनी चाहिए, मगर मासी कहती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। मैं नंगे पैर भागती चली गई, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों के सामने अपनी मजाक बनवाना नहीं चाहती थी। बस बहुत हो चुका था। मैं रोते रोते चलते चलते कहीं दूर जाना चाहती थी। मैं एक पुल के किनारे पहुंची, जहाँ पानी नीचे शोर मचा रहा था, जैसे मुझे पुकार रहा हो। मेरे दिमाग में बस यही सवाल था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे सहारा देगा। मेरे सर पर कोई छत नहीं है, रात कैसे गुजारूंगी। मेरी उम्र अब 18 साल हो गई थी। जिंदगी के 5 साल मेरी मासी के घर पर गुजरे थे, जहाँ मैंने उनका दिल जीतने की, उनके घर वालों को खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी कि ताकि वो मुझे कभी इस घर से ना निकाले। लेकिन जिस बात का मुझे डर था, मेरे साथ वही हुआ। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। मैं यहाँ से पानी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब कोई सहारा नहीं था और मैं अब लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने पुल से नीचे कूदने के बारे में सोच लिया था और मैं अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई थी, जैसे बस नीचे गिरने ही वाली हूँ। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ धकेला। एक झटके से मेरी आंखें खुली और मैं जमीन पर गिर गई थी। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? ये एक जवान लड़की थी, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, लंबे घने बाल वाली। वो मेरे पीछे खड़ी थी और उसने ही मुझे अपनी तरफ किया था। उसने मुझे जमीन से उठाकर सहारा दिया और कहने लगी, ये तुम क्या करने जा रही थी? उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने रोते हुए उसे अपनी कहानी बताई और कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? ऐसी हालत में मैं अपनी जान नहीं दूं तो फिर क्या करूं? उस लड़की ने कहा कि अच्छा तो तुम बेसहारा हो, चलो मेरे साथ। मैं हैरान थी, न मैं इस लड़की को जानती थी, न वो मुझे जानती थी, मगर उसकी आवाज़ में ऐसी ताकत थी कि मैं इनकार न कर सकी और उसके साथ चली गई, बिना कुछ सोचे समझे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो मुझे काफ़ी दूर जाकर एक छोटे से और मजबूत से घर में ले आई थी। उसने कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ अपने भैया के साथ रहती हूँ। उसका भाई घर पर नहीं था, मगर उस लड़की ने मुझे अपने घर में बिठाया, मुझे पानी पिलाया और मुझे रिलैक्स होने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अब बिल्कुल सही सलामत हो, अब कुछ मत सोचो, आराम करो। मैं सच में सुकून में आ गई थी। कई दिनों बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा था जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ दिखावे का सुकून था। थोड़ी देर के बाद इस लड़की साक्षी का भाई पूरब घर में आया था, जो दिखने में काफ़ी अच्छा, लंबा चौड़ा और सुंदर था, मगर उसने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा और वो फौरन दूसरे कमरे में चला गया। साक्षी ने मुझे बताया कि ये मेरे भैया हैं, मुझसे उम्र में पूरे 3 साल बड़े हैं। हम दोनों भाई बहन यहाँ अकेले रहते हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, तुम भी हमारे साथ आराम से रह सकती हो। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई किसी की इस तरह से भी मदद कर सकता है। उसने कहा, लेकिन हमारे इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा। मैंने चौंक कर कहा कि कैसे उसूल? तो उसने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम हमारे घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि लोग अगर तुम्हें देखेंगे तो बातें बनाएंगे कि तुम कौन हो, और शायद हम किसी को ये यकीन नहीं दिला सकेंगे कि तुम हमारे घर में रहती हो। तो हमने तुम्हारी मदद की है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मासी के घर नहीं जा सकती थी, सड़क पर भी नहीं रह सकती थी, और इस समय मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के अलावा और कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए ये बेहतर था कि मैं उनके घर में आराम से रह सकती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर रहना मेरे लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा। ये घर कोई मामूली घरों के जैसा नहीं था, और सबसे बढ़कर इस लड़की का भाई वैसा नहीं था जैसा कि वो नज़र आता था। साक्षी ने अपने भाई की मुझसे बहुत तारीफ़ की थी, मगर मुझे उसका भाई बहुत अजीब लगता था। मैं यहाँ पर रुक तो गई थी, मगर यहाँ रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी थी।
अगले दिन साक्षी बाजार के किसी काम से घर से बाहर चली गई और मैं और उसका भाई पूरब घर में अकेले थे। वो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। ये बात मुझे पता नहीं थी कि साक्षी घर में मौजूद नहीं है। मुझे उसके भाई से डर लग रहा था कि कहीं वो मेरा अकेले होने का फ़ायदा ना उठा ले, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और वो बिल्कुल खामोश था। शायद ऐसा बिहेवियर उसके नेचर का हिस्सा था। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं इस घर में रहकर इस घर के बारे में जानने लगी। ये एक पुराना मगर मजबूत सा मकान था। लंबा आंगन, ऊंची छत, लकड़ी के भारी भारी दरवाजे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। इस घर के अंदर का माहौल किसी राज में लिपटा हुआ था। सबसे पहले अजीब बात ये थी कि साक्षी का भाई सबसे ज्यादा समय घर से बाहर रहकर गुजारता था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी तो वो सारी रात भी घर वापस नहीं आता था। उसे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि घर में उसकी अकेली जवान बहन है, या फिर उसने अपनी बहन को मुझ जैसी अनजान लड़की के हवाले छोड़ दिया था। वो दिन निकलने से पहले ही घर से बाहर चला जाता था और उसके घर के अंदर आने का समय मैं अच्छी तरह से जानती नहीं थी। साक्षी भी मुझसे अब ज़्यादा बातें नहीं करती थी, ज़्यादातर घर के काम में ही लगी रहती थी। अगर मैं उससे कोई सवाल करती तो वो मुझसे नज़रें चुरा लिया करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि तुम्हारे भाई कहाँ जाते हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती? मेरे इस सवाल पर साक्षी चौंक गई थी। फिर कुछ देर के बाद कहने लगी कि वो नौकरी करते हैं, उनकी डे और नाइट दोनों टाइम की ही ड्यूटी होती है, इसलिए वो बिजी रहते हैं। मैंने कहा कैसी नौकरी? तो वो पहले तो कुछ सोचने लगी, फिर उसने फट से जवाब दिया कि मेरे भैया बॉडीगार्ड हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं। ये जवाब मेरे सवालों को कम करने के बजाय बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे साक्षी का भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सवाल पसंद नहीं किए जाते। घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने कई बार उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, मगर वो हमेशा ही बंद होता था। एक बार जब साक्षी का भाई इस घर में मौजूद नहीं था तो मैंने साक्षी से पूछा कि ये कमरा किसका है। उसके चेहरे पर एक मिनट के लिए डर की परछाई लहराई। उसने कहा कि तुम्हें इस कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम वहाँ पर मत जाना। उसके शब्द इतने सख्त थे कि मैं उससे और कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ चुका था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो मुझे जाने से रोका जा रहा था। घर से बाहर तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या मैं इस कमरे के पास भी नहीं जा सकती थी? रात को जब ये दोनों भाई बहन सो जाते तो किसी किसी समय मुझे उस कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ आया करती थी। वैसे भी अब मुझे इसी घर में रहना था, यही मेरे लिए एक आखिरी सहारा रह गया था। तो फिर यहाँ सच में 3 लोगों के अलावा भी और कोई है, या फिर ये सब कुछ मेरा वहम है? क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाज़ा धीरे से बंद कर रहा हो। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे बाहर कोई है। तो मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और आंगन में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे उस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये रोशनी वहाँ कैसे आई? क्या कोई अंदर था? मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिए। अंदर धीमे धीमे कोई बात कर रहा था। मैंने दरवाजे को धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई आहट हुई तो मैं घबराकर पीछे हट गई और उसी समय रोशनी बंद हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये घर सच में कुछ छुपा रहा था। अगले दिन पूरब घर वापस आया तो मैंने महसूस किया कि वो मुझे गौर से देख रहे हैं, जैसे मेरे दिमाग के अंदर झांक रहे हों। उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे धमकी दे रहा था। आज पहली बार उन्होंने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि तुम बार बार इस कमरे की तरफ मत आया करो। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जानते थे कि मैंने कल रात को कुछ सुना था। ये घर, ये दोनों भाई बहन और ये बंद कमरा मुझे काफ़ी परेशान करता था, और मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा यहाँ पर रहना कोई मामूली सी बात नहीं है। ज़रूर इन लोगों ने मुझे किसी न किसी मकसद से अपने घर में जगह दी है। ये दोनों भाई बहन भी वो नहीं थे जो मुझे नज़र आते थे। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। मैं जितना उस घर के राजों से बचने की कोशिश करती थी, उतनी ही उनमें उलझती जा रही थी। बंद कमरा, पूरब जी का रातों को घर से बाहर रहना और फिर घर में किसी की आवाज़ आना, और इन दोनों भाई बहन का सख्त बर्ताव, सब कुछ मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा कर रहा था। मगर सबसे बड़ा झटका मुझे उस दिन लगा जब मैं पूरब जी की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा
वैसे भी सारा दिन साक्षी को घर में बहुत सारे काम होते हैं। मैं उनके कमरे की जाकर सफाई कर आती हूँ। जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई और मैंने सफाई लगाने के लिए झाड़ू बेड के नीचे डाली तो बेड के नीचे से एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे मैंने गौर से देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी एक जोरदार चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने खुद पर काबू कर लिया। ये क्या था? ये कैसे मुमकिन था? मेरे शरीर में कपकपाहट जारी हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन घर में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने अपना काम जारी रखा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। शाम को मैंने साक्षी पर गौर किया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे उस पर किसी चीज का दबाव बना हुआ हो। कहीं वो जानती तो नहीं थी कि मैंने बेड के नीचे वो चीज देख ली थी। मेरी नजर बार बार उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक साक्षी ने गौर से मेरी तरफ ध्यान दिया और कहने लगी कि सोनिया, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है? शायद वो मेरी परीक्षा ले रही थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा कि जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। साक्षी ने मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे चेहरे से सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर कहने लगी कि यहाँ ज्यादा चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोनिया, यहाँ जो भी देखा करो उसे भूल जाया करो, और जो सुनो उस बात पर ध्यान मत दिया करो। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे ज़रूर यहाँ पर सब कुछ अजीब व गरीब लग रहा था, मगर इन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी हुई थी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर कभी कभी मैं ये भी सोचती थी कि कहीं इनका मेरी मदद करने का इरादा गलत तो नहीं, किसी गलत जगह तो नहीं आ गई मैं, या किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार तो नहीं होने वाली हूँ। बस यही सोचकर मेरे दिमाग में ढेर सारे शक पैदा हो जाते थे। मैंने नोटिस किया था कि पूरब जी हमेशा खामोश रहते थे और मैं हमेशा उनकी खामोशी में एक अजीब सा खतरा महसूस करती थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे दिमाग में वही नज़ारा बार बार घूम रहा था। बेड के नीचे वो चीज़, ये घर के लोग, ये राज, ये सब मुझे एक गहरे अंधेरे में धकेल रहे थे। मैं फंस चुकी थी। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं भागकर कहाँ जाती, और यहाँ से बाहर मैं निकल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे साक्षी ने सख्ती से मना किया था। और फिर मेरे पास कोई ऐसा सबूत भी तो नहीं था जिसको पेश करके मैं इनसे कोई शिकायत करती, या मुझे साफ साफ किसी हकीकत का पता हो। सिर्फ एक चीज़ देखने से कुछ भी नहीं सोच सकती थी, मगर इतना ज़रूर था कि जो कुछ भी हो रहा था वो मामूली नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो मैं जानकर ही रहूंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, मैंने पहले भी कई बार उसके बारे में सोचा था, मगर अब उसकी अहमियत मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद जो कुछ मैंने बेड के नीचे देखा था उसका संबंध ज़रूर उस कमरे से था। साक्षी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं उसके कमरे के पास भी न जाया करूं, मगर जब मुझे किसी चीज़ से रोका जाता मुझे उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता था। रात के समय जब पूरब जी घर से बाहर थे और साक्षी भी अपने कमरे में मौजूद थी, मैं चुपके से अपने बिस्तर से उठी और धीरे धीरे चलती हुई कमरे के करीब पहुंच गई थी, जहां हमेशा रात के समय रोशनी नजर आती थी और कभी कभी किसी से बात करने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कान लगाकर दरवाजे से बाहर आने वाली बातों को सुनने की कोशिश की। कुछ समय तक तो मुझे खामोशी सुनाई दी, लेकिन फिर उसके बाद धीमी धीमी आवाज़ आने लगी तो मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर अंदर कोई बातें कर रहा था। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, मगर ये बंद था, जो हमेशा से ही बंद होता था। लेकिन आज मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं वहाँ कुछ देर तक खड़ी रही, मगर अचानक अंदर से एक आहट हुई, जैसे किसी ने दरवाजे के करीब आकर कदम रखा हो। मेरा दिल तो धक से रह गया था और मैं फौरन वहाँ से हटकर अपने कमरे की तरफ आ गई थी। अगले दिन जब नाश्ता करते समय मैं साक्षी के बराबर में बैठी थी तो मैंने महसूस किया था कि वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। कहने लगी कि सोनिया, तुम रात कहाँ थी? उसकी बात पर मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं तो कहीं भी नहीं थी, मैं अपने कमरे में थी। साक्षी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और हमारे इस घर में रहना है तो हद में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे घर में रहने के भी कुछ उसूल हैं, तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं हैरान हुई
कि आखिर ये कमरा किसका था। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। उस कमरे में आखिर क्या था जो मुझसे छुपाया जा रहा था? क्या वहाँ पर कोई था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मामूली लोगों के लिए नहीं थी? मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना मुझे चुकानी पड़े। उस घर में कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से बाहर था, और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूरब जी ऐसी भी कौन सी नाइट ड्यूटी करते थे कि एक दिन की भी उनकी छुट्टी नहीं होती थी। मैंने अब तक उन्हें दिन में भी बहुत कम देखा था। वो दिन निकलने से पहले ही घर से निकल जाते थे। मैंने साक्षी से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि उसके भाई कहाँ जाते हैं, लेकिन उसका एक ही जवाब होता था कि वो नौकरी करते हैं। एक रात जब मैं सोने के लिए लेटी हुई थी तो मुझे दरवाजे की आवाज़ महसूस हुई। मैंने अपने कमरे के बाहर आकर देखा तो पूरब जी धीरे से घर के बाहर निकल रहे थे। मैंने दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाया कि अपने ही घर में भला ऐसे चोरी चुपके घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा पहली बार नहीं था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनका पीछा करके देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक लिया था और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उनके कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश की। वो अपने ही घर के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। जैसे कि वो घर से बाहर निकले तो मैं भी उनका पीछा करते हुए निकल गई थी। गली सुनसान थी और पूरब जी तेज कदमों से चल रहे थे और मैं उनका पीछा करते हुए पीछे पीछे चल रही थी। वो गलियों में मुड़ गए और एक ऐसी जगह चले गए जहां पर मामूली लोग नहीं जाया करते थे, शहर के पुराने शमशान घाट की तरफ। इस समय पूरब जी शमशान घाट में क्या करने जा रहे थे? मेरा मन कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने एक झाड़ी के पीछे खड़े होने का फैसला किया ताकि यहाँ से देख सकूं। पूरब जी को वहाँ कुछ लोग मिले। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मुझे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन पूरब जी उन आदमियों से कह रहे थे कि हमें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। क्या वो किसी को मारने की साजिश कर रहे थे? मुझे तो डर लगने लगा था। मैं वहां से पलटने ही वाली थी कि अचानक पूरब जी की नज़र मेरी छुपने की जगह पर पड़ गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैं शॉक्ड खड़ी रह गई। लेकिन पूरब जी ने मेरी तरफ से नज़र हटा ली और दोबारा अपने आदमियों के साथ बातों में बिजी हो गए थे। ये मेरा मौका था। मैं धीरे से पीछे हटी, दीवार के साथ लगकर अंधेरे में शामिल होने की कोशिश की और फिर तेजी के साथ घर की तरफ वापस आ गई। वापस पहुंचकर मैंने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मेरी सांस जोर जोर से चल रही थी। ये सब क्या था? पूरब जी किस काम में शामिल थे? मैंने जो कुछ शमशान घाट में सुना वो किसी घिनौने जुर्म का इशारा था। अब मैं और खामोश नहीं रह सकती थी। मुझे इस राज को खोलना था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ज़रा भी गलत कदम उठाया तो इस घर में मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। शमशान घाट में जो कुछ मैंने देखा और सुना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैंने पूरब जी को हमेशा एक खामोश और सीधे और सुलझे हुए इंसान के रूप में देखा था, मगर जो कुछ मैंने आज अपनी आंखों से देखा था वो किसी भी तरह एक शरीफ इंसान की जैसी नहीं लग रही थी। ये काम खत्म होते ही हमें अगले काम की तैयारी करनी है। ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैं अपने कमरे में छुपकर बैठी हुई थी। सुबह सवेरे पूरब जी घर के अंदर दाखिल हुए थे। मैंने दबे कदमों से जाकर दरवाजे के बाहर झांका। पूरब जी ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और अलमारी में रख दिए और फिर फ्रेश होने के लिए चले गए। यही मौका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और धीरे से उनके कमरे में दाखिल हो गई। मैं इस अलमारी के पास पहुंची जिसमें उन्होंने अभी अभी कागजात रखे थे। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। मैंने कांपते हुए हाथों से कागजात बाहर निकाले और उनको गौर से देखा। ये एक लिस्ट थी जिसमें हर नाम के साथ एक तारीख लिखी हुई थी और कुछ नामों के आगे निशान लगे हुए थे जैसे वो पूरे हो चुके हों। मैंने कुछ नामों को ध्यान से पढ़ा और फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही नाम थे जो पिछले कई महीनों से लापता हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जल्दी से फाइल बंद कर दी, लेकिन पीछे से ही एक आवाज़ आई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सोनिया? साक्षी अपने भाई के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में गुस्सा और डर साफ नजर आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि ज्यादा समझदारी मत दिखाओ? मैंने कहा कि मैं तो सफाई कर रही थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा कि सोनिया, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इन चीज़ों से दूर रहो। हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें अपने घर से निकाल दें और तुम दोबारा से दर दर की ठोकरें खाओ।
यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन ये नाम, ये लोग कौन है जो इस लिस्ट में मौजूद हैं? साक्षी ने गहरी सांस ली, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं सकी। उसने कहा कि बस इतना जान लो कि ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। पूरब भैया जो कुछ करते हैं वो सब उनकी ड्यूटी है। इतना कहकर वो जाने लगी और साथ साथ मुझे भी कहा कि तुम भी यहाँ से जाओ और अपने कमरे में बंद हो जाओ। मैं समझ गई थी कि ये दोनों भाई बहन जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी जान को तो खतरा नहीं है। ये बात अब साफ हो चुकी थी कि मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा थी जो मेरी समझ नहीं आ रहा था। ये घर, ये लिस्ट और वो बेड के नीचे रखी चीज़ और शमशान घाट की मुलाकात, ये सब किसी न किसी तरह आपस में जुड़ा हुआ था। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि मैं उनके राज के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और शायद ये मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मैंने पूरब जी के कमरे में जो लिस्ट देखी थी वो मामूली नहीं थी। ये वही नाम थे जो लड़कियां हाल फिलहाल में लापता हो चुकी थी। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उन नाम के साथ अलग अलग तारीखें मौजूद थीं। कुछ तारीखें निकल चुकी थी तो कुछ आने वाली थी। क्या उन नामों के आगे निशान लगने का मतलब ये था कि ये लोग मर चुकी थी? मेरा दिमाग आउट हो चुका था। साक्षी ने मुझे वार्निंग देती थी, जैसे वो मुझे आगे और सवाल करने से रोक देना चाहती हो। वो बार बार मुझसे यही कहती थी कि तुम जो कुछ भी देख रही हो उस पर विश्वास मत करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का मतलब मौत होता है। उनके शब्दों ने मुझे डरा दिया था। मगर वो बंद कमरा, उसमें आखिर क्या है? ये सुनकर साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस कमरे के करीब भी मत जाना। मैंने फैसला कर लिया था कि अब किसी भी कीमत पर मैं उस बंद कमरे के अंदर झांक कर देखूंगी। वो दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था, लेकिन उस रात जब सब सो गए तो मैं धीरे से कमरे के करीब पहुंची। मैंने दरवाजे के हैंडल को धीरे से घुमाने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने मायूसी से पीछे हटने का सोचा। मगर फिर मेरी नज़र नीचे पड़ी, जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे के पीछे कोई और था। मैंने अपने कान दरवाजे से लगा दिए। कोई हल्की हल्की आवाज़ में कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था कि आखिर ये किसकी आवाज़ थी। क्या कोई अंदर था? ये ख्याल ही मेरे शरीर को कपकपाने के लिए काफ़ी था। मैंने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा ज़्यादा था। और फिर अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मुझे लगा कि जैसे कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने तेज़ी से पीछे हटकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अगले दिन पूरब जी बहुत सीरियस लग रहे थे। उनकी नज़र बार बार मुझ पर उठ रही थी, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हों। शायद उन्हें पता था कि मैं रात को उस बंद कमरे के करीब गई थी। मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने ही वाले हों, लेकिन फिर वो खामोशी से चले गए। ये बात साबित हो गई थी कि उस घर में कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा था जिसे छुपाया जा रहा था। और सबसे बड़ी सच्चाई उस बंद कमरे में दफन थी। मेरे लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। मैं जितना सच्चाई के करीब पहुंच रही थी उतना ही मेरे लिए खतरा बढ़ रहा था। उस बंद कमरे में कैद इंसान वही था। मुझे मारने की तैयारी की जा रही थी। मैंने एक फैसला कर लिया कि मैं उस बंद कमरे के अंदर जाकर हकीकत जानकर ही रहूंगी। मुझे डर लग रहा था। मैंने उस लिस्ट में मौजूद नामों को देखा था और शमशान घाट में पूरब जी को बातें करते समय भी ये सुना था कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है जो वहां से निकलना चाहता है। अगली रात मैंने महसूस किया कि पूरब जी अब सावधान हो चुके थे। वो मुझ पर पहले से ज्यादा गहरी नजर रख रहे थे, जैसे उन्हें मुझ पर शक हो गया हो। मैंने अपनी हरकतों को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो मेरी जान को जरूर खतरा हो सकता था। साक्षी का भी बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा था। वो अब खामोश हो गई थी और मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मैं जब भी उनसे कोई बात करने की कोशिश करती तो वो बात को ख़त्म कर दिया करती थी। लेकिन मैंने उनकी आंखों में कुछ और भी देखा था। वो भी कुछ जानती थी, मगर बताने से घबरा रही थी। उस रात जब पूरब जी घर से बाहर गए तो मैं फ़ौरन ही मौका देखकर उस बंद कमरे के बाहर चली गई और मैंने दरवाजे के हैंडल को धीरे से दबाया। दरवाज़ा हर बार की तरह बंद था, लेकिन आज मैं खाली हाथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। अचानक मेरी नज़र दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जो बाकी दीवारों से बहुत अलग था। ये जगह थोड़ी सी अंदर धंसी हुई थी, जैसे कोई खुफिया दरवाज़ा हो।
मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैंने धीरे से उस दीवार को दबाया और मैं हैरान हो गई कि वो थोड़ी सी हिली। फिर पता चला कि ये खुफिया दरवाज़ा था। मैंने और दीवार को दबाया तो फिर मेरे सामने एक खुफिया रास्ता और खुल चुका था जो बंद कमरे के अंदर जाता था। मेरी सांस रुकने लगी और मैं डर रही थी, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाया और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक बदबू ने मेरा स्वागत किया। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, सिर्फ एक छोटे से बल्ब की रोशनी जगमगा रही थी। और तब मैंने वो नज़ारा देखा जो मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख गया था। कमरे के कोने की तरफ एक औरत बैठी हुई थी, जंजीरों में जकड़ी हुई। वो बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा डर और बेबसी का पता दे रहा था। उसने कपकपाते हुए मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद अंदर कोई आ रहा था। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या होगा? कमरे के अंदर जंजीरों में कैद औरत ने भी मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे इशारा कर रही हो कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बाहर कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। पूरब जी मेरे करीब आ रहे थे और मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने जल्दी से खुफिया दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और जैसे तैसे उसे बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। इस घर में रहते हुए मैंने जितना भी समय अभी तक गुजारा था और एक एक खतरनाक लम्हों के बारे में सोचा था, तो यही सब कुछ सोचकर मुझे डर लगने लगा। इन लोगों का मेरी मदद करना और मुझे अपने घर में पनाह देना, ये सब कुछ गलत था। मैं जानती थी कि जब तक मैं इस राज को नहीं खोलूंगी, मैं सुकून से नहीं जी सकूंगी। मैंने एक बार फिर से साक्षी के बर्ताव पर गौर करना शुरू किया। वो हमेशा चुपचाप अपने कामों में बिजी रहती थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस कमरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करूंगी। मैं अगली रात फिर से उस कमरे में गई और उसी तरीके से मैंने उसको खोलने की कोशिश की जैसे उस रात खोला था। दरवाज़ा खुल गया था और मैं इधर उधर गई। मुझे पता चला कि ये कमरा तो हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन ये पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर एक और बंद दरवाज़ा था। मैंने सोचा कि मैं इसे खोलकर तो देखूं, क्योंकि मुझे अभी और जानकारी चाहिए थी। मैंने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने खुफिया दरवाजे से निकलने की कोशिश की। मैंने दीवार को धकेलकर बंद कर दिया। अब मैं बंद कमरे के अंदर मौजूद थी, लेकिन पूरब जी को थोड़ा भी शक हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा अंजाम कुछ भी हो सकता था। उनके कदमों की आवाज़ दरवाजे के करीब आकर रुकी और कहने लगे कि यहाँ कौन है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई थी। मुझे डर लग रहा था। मेरे पास समय कम था। मैंने दीवार के साथ लगकर सोचा कि मैं यहाँ पर रुकूं या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करूं, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर मैं आज रुक गई तो शायद कभी सच्चाई जान ही ना पाऊं। और सबसे बड़ा सवाल कि बेड के नीचे मैंने जो देखा था उसका इस सबसे क्या ताल्लुक था। मुझे डर लगने लगा जब पूरब जी के कदमों की आवाज़ दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर रुकी। मैंने जल्दी से कोई छुपने की जगह तलाश की। एक तरफ एक पुरानी सी अलमारी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे छुप गई। पूरब जी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो किसी से बातें कर रहे थे कि यहाँ कोई और भी है क्या? तुमने कुछ सुना? आखिर वो किससे बातें कर रहे थे? अब तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा था और साथ साथ मुझे डर भी लग रहा था। मैंने धीरे से दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ पीछे वाले दरवाजे पर पड़ा, मेरा दिमाग खामोश हो गया। ये दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ये वही दरवाज़ा था जिसे मैंने पहले देखा था, जो बंद कमरे के अंदर किसी और जगह को जाता था। कुछ समय के बाद पूरब जी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो पीछे हट रहे हों, ये कहते हुए कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब हमें ज़्यादा सावधान रहना होगा। उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होने लगी। मैं फ़िलहाल तो बच गई थी, लेकिन ये साफ था कि उन्हें किसी न किसी चीज़ का शक हो चुका था। जब उनकी मौजूदगी मुझे महसूस नहीं हुई तो मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोल कर देखा, जहाँ कागजात और पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन एक चीज़ ने मेरा सांस रोक दिया, वही फाइल जिसमें वो नाम दर्ज थे। मैंने जल्दी से वो फाइल निकाली और अगले पेज पर नज़र दौड़ाई। मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। एक नई तारीख दर्ज थी। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने दरवाजे को धीरे से धकेला तो वो खुलने लगा। मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में जाने वाली थी। पूरब जी का दरवाजे पर आना मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। मेरे हाथों में फाइल थी और मेरे सामने बेड के नीचे खून से सनी हुई एक चादर रखी हुई थी, जिसे देखकर मैं कई दिनों से डरी हुई थी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि क्या पूरब जी कातिल हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा,
तो तुमने सब कुछ जान लिया सोनिया। उनकी सख्त आवाज़ ने मुझे डरा दिया था। ये सब क्या है? आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आना शुरू कर दिया और उनके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही नरमी, बस एक अजीब सी सीरियसनेस थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। उन्होंने कहा कि तुम गलत चीज़ों पर ध्यान दे रही हो सोनिया। जो तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और हर दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती। मगर ये नाम, ये लापता लोग और ये खून और वो औरत कहाँ गई जिसको मैंने जंजीरों में बंधा हुआ यहाँ पर देखा था? मैंने पूरब जी से घबराते हुए शब्दों में कहा तो उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया। मैंने कमरे की तरफ इशारा किया था। पूरब जी कुछ समय के लिए खामोश हो गए, फिर गहरी सांस लेकर कहने लगे कि तुम्हें आज सब कुछ पता चल जाएगा सोनिया, मगर शर्त यह है कि मुझ पर भरोसा करोगी और मेरे साथ चलोगी। मैं घबरा गई और मैंने अजीब नज़रों से उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ इस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे। मेरे कदम फौरन ही पीछे हट गए थे। मैंने कहा, मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मुझे आप दोनों भाई बहन बड़े ही अजीब लगते हो। उन्होंने कहा, सोनिया, अगर हम लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक पहुंचा चुके होते। हमने सच में तुम्हारी मदद की है, तुम्हें अपने घर में पनाह देकर, मगर सच्चाई तुम्हें खुद देखनी होगी। मेरे पास दो रास्ते थे। मैं भागने की कोशिश करती, मगर पूरब जी मुझे रोक सकते थे। मैं उनके साथ जाती और खुद देखती कि आखिर वो क्या छुपा रहे थे। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वो सच में मेरे साथ कुछ गलत कर दें। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और ख़ुद को मजबूत साबित करने लगी। दिमाग में अभी भी यही था कि ये कोई ख़तरनाक साजिश है, लेकिन अगर मैं सच नहीं जानती तो मैं हमेशा शक में रहती। मैंने हिम्मत करके सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। पूरब जी आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। तब जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने खुद को एक अंधेरी सी सुरंग में पाया था। एक पुराने तहखाने जैसी जगह थी, मगर यहाँ पर हर चीज़ बड़े ढंग से रखी गई थी। दीवारों पर चार्ट और मैप लगे हुए थे और एक तरफ लोहे का संदूक रखा हुआ था। ये कोई आम जगह नहीं थी। मैंने पलटकर पूरब जी की तरफ देखा और कहा कि ये कौन सी जगह है? उन्होंने धीरे से कहा कि ये वो जगह है जहाँ सच छुपा हुआ है। मैंने चारों तरफ गौर से देखा और फिर एक ऐसा नज़ारा मुझे दिखाई दिया जो मुझे हैरान कर गया था। सामने कुछ औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। वो सब जिंदा थे। मेरे दिमाग में तो ये था कि पूरब जी लोगों को जान से मार रहे थे, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। ये सब लोग डरी हुई हालत में थे, मगर उनके चेहरे पर अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे वो किसी खौफनाक हकीकत से बचकर यहाँ आए हो। ये लोग कौन थे? क्या ये वही लोग थे जो लापता लोगों की लिस्ट में दर्ज थे? पूरब जी ने मेरा एक्सप्रेशन देखकर गहरी सांस ली। कहने लगे, सोनिया, जो कुछ तुमने देखा और समझा वो हकीकत का सिर्फ एक रुख था। मैंने बेचैनी से कहा, तो फिर असली हकीकत क्या है? उन्होंने कहा कि ये सब लोग वो हैं जिन्हें उनके घरवाले मार देना चाहते थे। ये लवारिस लोग हैं, समाज के जुल्म से भागकर यहाँ पनाह लेने के लिए आए हैं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। ये तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जिनको उनके अपने ही ठुकरा देते हैं और जिनके पास कोई सहारा नहीं होता। मैंने चौंक कर कहा, क्या? हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरब जी ने एक दीवार की तरफ इशारा किया जहां एक चार्ट पर कुछ लोगों के नाम ऐड थे। ये वही नाम थे जो मैंने फाइल में देखे थे। ये वही लड़कियां और औरतें हैं जिन्हें गैरत के नाम पर मरने से बचाया गया। मैंने कहा, तो फिर वो बेड के नीचे खून से सनी हुई चादर किसकी थी? पूरब जी ने एक मिनट के लिए मुझे गौर से देखा और कहने लगे, वो एक लड़की हमारे पास बड़ी जख्मी हालत में आई थी जिसको मैंने बचाया था। मैंने उसका ट्रीटमेंट घर में ही किया था, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक CBI पुलिस ऑफिसर भी हूँ जो ऐसी औरतों और लड़कियों की तलाश करता हूँ जो बेसहारा हों, जिन्हें मदद की ज़रूरत हो, और मैं उन्हें अपने घर में लेकर आ जाता हूँ। इन लोगों के लिए मैंने ये सेफ जगह बनाई हुई है ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। मेरी बहन ने इस राज को कई सालों से छुपाया हुआ है। हम लोग चाहें तो उनके रिश्तेदारों को सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन सज़ा दिलवाने से कुछ नहीं होगा। वो लोग फिर भी इन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये लोग दोबारा से वापस इस दुनिया में जाएंगी तो उनके रिश्तेदार फिर से इन्हें तंग करेंगे। इस समाज के लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमारा हर तरह से लोगों से मिलना जुलना होता है। और रही शमशान घाट की बात, तो मैं शमशान घाट में ड्यूटी करने के लिए गया था और मेरे सभी साथी मेरी इस काम में मदद करते हैं। तुम प्लीज़ ये बात कभी किसी को मत बताना। इसलिए हमने शुरू से ही कह दिया था कि तुम हमारे घर से बाहर नहीं निकलोगी तो ज़रूर लोगों को कुछ ना कुछ बताओगी, और हम नहीं चाहते
कि बाहर के लोगों को इन लोगों के बारे में कुछ भी पता चले। ये लोग यहाँ बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं इन लोगों के लिए ही पैसा कमाता हूँ। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं और मेरी बहन मिलकर ऐसे लोगों की समाज सेवा करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। पूरब जी की बातें सुनकर मेरी तो दुनिया ही उल्टी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझ जैसे बेसहारा लोगों को भी इस तरह से सहारा देते हैं। पूरब जी ने कहा कि मेरी बहन ने तुम्हें बचाया था। मेरी बहन ने तुम्हें पहले ही नज़र में अपना मान लिया था। वो तुम्हें इन लोगों के साथ रखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम घर में उसके साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी बहन के दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। हम दोनों भाई बहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन में हम दोनों भाई बहन भी अपनी मासी के पास ही रहते थे और हमारी मासी ने भी हमें एक दिन अकेला छोड़ दिया था। पूरब जी ये कहकर शर्मिंदा हो गए थे। शर्मिंदगी तो मुझे भी हो रही थी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे लोगों पर शक किया था। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो गलत नहीं था, बस मेरे देखने का अंदाज गलत था। अब मुझे यकीन हो गया था कि हम जैसा देखते हैं हर बार सब कुछ सच वही नहीं होता। कभी कभी सच्चाई को जानबूझकर छुपाया जाता है। मैं खुश थी कि मैं जो यही समझती थी कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता था कि मैं यहाँ से अच्छी जगह कहीं जा ही नहीं सकती थी। मैं पूरब जी और साक्षी की बहुत शुक्रगुजार थी। मैंने उन लोगों से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी और उनसे वादा किया था कि मैं भी आपके साथ सोशल वर्कर बनकर काम करूंगी। ऐसे लोगों को तलाश करूंगी जो बेसहारा होते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। आज इस हादसे को 7 साल हो गए और मैं अभी भी वहीं पर रहती हूँ और खामोशी से समाज सेवा कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।